आज शाम मोदी कैबिनेट की बैठक है जिसमें नए इनकम टैक्स बिल को मंजूरी मिल सकती है। यह बिल इनकम टैक्स से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए है। इसमें कई प्रावधान ऐसे भी किए जा सकते हैं जिससे लागू होने के बाद इनकम टैक्स में राहत के लिए आज के लिए बजट तक का इंतजार नहीं करना होगा और न ही इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन करने की जरूरत होगी। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सोमवार को लोकसभा में इसे पेश किया जा सकता है और इसे स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जा सकता है। तो नई इनकम टैक्स बिल को आज मंजूरी मिल सकती है। सोमवार को इसे पेश किया जा सकता है। आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक में इस बात पर फैसला ले लिया जाएगा। बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर अनूप गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप जी, जो नए इनकम टैक्स को आज मंजूरी की बात हो रही है उसमें क्या खासियत होगी और जनता के लिए किस तरह से फायदेमंद होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आज कैबिनेट में मुहर लग जाएगी और सोमवार को इसे रख दिया जाएगा सदन पटल पर। देखिए, आपको बता दूं कि जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से इनकम टैक्स को कितना आसान बनाया जा सके, आम लोग किस तरीके से इनकम टैक्स को भर सके, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। और आपने भी देखा होगा कि कितना सिंप्लीफिकेशन जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। चूंकि मौजूदा जो कानून है वो 1961 का है, बहुत ही पुराना कानून है, उसमें संशोधन की जरूरत थी और लगातार प्रधानमंत्री की तरफ से ये कहा भी जा रहा था कि उसमें संशोधन किया जाएगा। अब चूंकि आपको याद होगा कि जब 1 फरवरी को निर्मला सीतारमण बिल पेश कर रही थी तो उस समय भी इसका जिक्र उन्होंने किया था कि इस कानून को जल्द से जल्द सदन में लाया जाएगा और इसे पास कराया जाएगा। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है और इस बैठक में इस बिल को पास कराया जाएगा। इसमें कई तरह के बदलाव होंगे, जैसे आसान प्रक्रिया बनाई जाएगी और आसान किस तरीके से इनकम टैक्स को भरने में आसानी हो लोगों को, इसका प्रावधान जो है इस बिल में किया जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से बजट की तरफ लोग देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर में क्या होने वाला है, उसके बाद इनकम टैक्स भरते हैं, तो ये सारी प्रक्रियाओं को बहुत आसान किया जाएगा। उसके लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा आपको बजट तक के लिए। तो ये सारी चीजें किस तरह से सिंप्लीफाइड हो उसकी कोशिश इस जो एक्ट है, जो एक्ट आने वाला है उसमें करने की कोशिश की जाएगी और शाम को आज इस पर कैबिनेट की मुहर लगेगी और सोमवार को लोकसभा में इसे पेश किया जाएगा। चलिए ठीक है अनूप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नए इनकम टैक्स बिल को आज मंजूरी मिल सकती है और सभी को इसका इंतजार है कि किस तरह से बेनिफिट अब आम जनता के लिए यह नया बिल लेकर आएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस में फैमिली फर्स्ट, लेकिन हमारे लिए देश फर्स्ट है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक सियासी दल एक परिवार को समर्पित हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति में कांग्रेस अपने चरम पर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया। इस मौके पर पीएम ने विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जहां एक दल एक परिवार को समर्पित हो गया है, उसके लिए सबका विकास, सबका साथ संभव ही नहीं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उनसे सबका साथ, सबका विकास, इसके लिए कोई अपेक्षा करना मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। ये उनकी सोच के बाहर है, उनकी समझ के भी बाहर है और उनके रोड मैप में भी ये सूट नहीं करता है। पीएम मोदी ने कहा, जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा और समझा। जनता ने हमारे विकास के मॉडल को समर्थन दिया। हमारा मॉडल नेशन फर्स्ट है, कांग्रेस का फैमिली फर्स्ट। कांग्रेस में झूठ, फरेब, तुष्टीकरण का घालमेल है। और ये नया मॉडल तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण पर भरोसा। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण।
पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी ये किसी से छिपा नहीं है। बाबा साहेब को चुनाव में पराजित करने के लिए कांग्रेस ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन इस देश के लोगों ने बाबा साहेब की भावना का आदर किया। अब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ कांग्रेस को कितनी नफरत रही थी, उनके प्रति कितना गुस्सा था, और किसी भी हालत में बाबा साहब की हर बात के प्रति कांग्रेस चिढ़ जाती थी। और इसके सारे दस्तावेज मौजूद है। पीएम मोदी के राज्यसभा में दिए भाषण पर कांग्रेस का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री के पास कांग्रेस को कोसने के अलावा कोई एजेंडा नहीं बचा। देश के विकास की तस्वीर पेश करने की जगह इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई। 90 मिनट का भाषण था और वही प्रधानमंत्री इतिहास तोड़ मरोड़ योजना और प्रधानमंत्री कांग्रेस बदनाम योजना, इसके सिवा और कुछ था ही नहीं। सिर्फ कांग्रेस को निशाना बनाया, कांग्रेस को बदनाम किया, इतिहास तोड़ मरोड़ कर उन्होंने इतिहास सदन के सामने रखा। तो और क्या कहना है इनके बारे में, कुछ ये चुनावी भाषण था। जितना निराशा से भरा, कुंठा से भरा, हताशा से भरा प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई था, इंटरवेंशन था, मैं उससे निराश हूं। लगता है प्रधानमंत्री के पास अब देश को देने के लिए कोई संदेश भी नहीं बचा है और वो पूरी तरह अपने सरकार के कामकाज से निराश हैं, इसीलिए कांग्रेस को गाली देते रहे। वो क्या करेंगे देश के लिए ये नहीं बता पाए। पीएम मोदी ने राज्यसभा में विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, हमने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, हम जनता जनार्दन को पूजने वाले लोग हैं। आपस में दुश्मनी कराने के तरीके अपनाए जाते थे। हमने सामान्य वर्ग के गरीब को भी 10% आरक्षण दिया, लेकिन कांग्रेस ने जातिवाद का जहर घोला। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीस और सभी दलों के ओबीसी एमपीस सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। ठुकरा दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा पर चल रही बहस में पीएम मोदी ने हिस्सा लिया और सबका साथ सबका विकास मॉडल पर बात करते हुए कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात महाकुंभ की कर लेते हैं। महाकुंभ से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। अब तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। महाकुंभ का आज 26वां दिन और देखिए इस 26वें दिन में ही 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बताया गया था कि पूरे महाकुंभ में जो 45 दिनों का महाकुंभ होगा 45 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आएंगे, लेकिन आज 26वें दिन ही 40 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है। संगम में स्नान करने वाले लोगों का जो आंकड़ा है वो 40 करोड़ पहुंच चुका है और लगातार लोगों के आने का सिलसिला जारी है। अब ये देखना होगा ये आंकड़ा कहां रुकेगा, क्योंकि रोजाना लाखों लोग संगम में स्नान कर रहे हैं और अब भी स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का संगम नगरी में आना जारी है। तो महाकुंभ का 26वां दिन, अब तक 40 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया है और कहा जा रहा था कि आज ये रिकॉर्ड टूटेगा। 40 करोड़ का आंकड़ा जो स्नान करने वाले श्रद्धालु जो संगम पहुंच रहे हैं उनका हो जाएगा और खबर आ रही है कि महाकुंभ में का आज 26वां दिन और इस 26वें दिन 40 करोड़ लोगों ने अब तक, यानी जब से मेला शुरू हुआ तब से लेकर आज तक 26वें दिन तक 40 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में आकर संगम में डुबकी लगाई है।
तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज गुजरात के सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह महाकुंभ पहुंचने वाले हैं। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, एमपी के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा भी और कुछ और मंत्रियों के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, राज्यसभा सांसद और उपनेता शिवसेना प्रियंका चतुर्वेदी भी संगम में आज डुबकी लगाएगी। तो आप समझिए कि अब भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है और अब जब थोड़ी सी भीड़ कम हुई है तो जो वीआईपी लोग हैं उनके आने का सिलसिला आज जारी है। आज बहुत सारे ऐसे नेता हैं, बड़े नेता हैं, कई मुख्यमंत्री हैं जो कि आज संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो 4 करोड़ लोगों ने आज 26वें दिन महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा ली है। अभी तो 26 फरवरी तक ये मेला चलेगा, तब तक आप सोचिए आंकड़ा कहां तक जाएगा। हालांकि अनुमान पहले ही लगाया जा रहा था कि करीब 45 करोड़ से ज्यादा लोग संगम में डुबके लगाएंगे और ये आज जो आंकड़ा है वो 40 करोड़ के पास पहुंच गया है। आज बहुत बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नेता संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और आज वो स्नान करेंगे। आम लोगों के आने का सिलसिला भी जारी है और लगातार लोग पहुंच रहे हैं संगम में स्नान के लिए। अभिनेत्री ईशा गुप्ता ने प्रयागराज महाकुंभ में स्नान किया। ईशा गुप्ता ने इंतजामों को लेकर सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड अभिनेत्री के रूप में नहीं बल्कि सनातनी के रूप में महाकुंभ आई हैं। बॉलीवुड एक्टर्स का काम एक्टिंग करना है। देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी रही है और जैसे अब आप चाहे मजाक समझ लीजिए या सीरियस समझ लीजिए, ये मेरी माताश्री, हम लोग यही बात कर रहे थे। हम इंस्टाग्राम पे एक रील देख रहे थे, एक बुजुर्ग है, वो बोल रहे थे कि इस बार गवर्नमेंट ने इतनी बुरी व्यवस्था की है कि 3 बार बीवी खोई और तीनों बार वापस कर दी। तो आप उसे बुरा बोले अच्छा बोले, मगर बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो बचपन से मूवीज में भी देखते थे कुंभ में खो जाते हैं लोग, यहाँ बिखर जाते हैं, खाना नहीं होता। मगर यहाँ अगर आप देखें तो बहुत इस बार बहुत अच्छा व्यवस्था की है, बहुत ऑर्गेनाइज किया है। और महाकुंभ में 3 अमृत स्नान के बाद अखाड़े अब रवानी के होने की तैयारी में जुट गए हैं। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले किए जा रहे हैं। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटने की तैयारी में जुट चुका है। आज शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी हो जाएगी। आस्था का महापर्व महाकुंभ, श्रद्धा, आस्था, भक्ति का परचम दुनिया भर में लहराया है। महाकुंभ 2025 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक आयोजित होगा। हालांकि महाकुंभ के प्रमुख तीनों अमृत स्नान संपन्न हो चुके हैं, जिसके चलते अखाड़ों का महाकुंभ से प्रस्थान होना शुरू हो चुका है। 13 में से 7 सन्यासी अखाड़ों के नागा साधु और सन्यासी काशी के लिए 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। 7 फरवरी को जूना अखाड़ा कढ़ी पकौड़ी बांटेगा। जूना अखाड़ा महाकुंभ से जाने से पहले कढ़ी पकौड़ी प्रसाद के रूप में बांटता है। सनातन परंपरा में कुल 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में शैव परंपरा के यानी सन्यासी अखाड़े हैं, वो 7 फरवरी से प्रयागराज महाकुंभ से वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। वाराणसी प्रस्थान करने से पहले अखाड़ों में कढ़ी और पकौड़ा बांटने की परंपरा है। सभी अखाड़ों के नागा सन्यासी और जो महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर और जो जगत गुरु होते हैं, वो अखाड़े के शिविर में बैठकर कढ़ी पकौड़ी खाते हैं। उसके बाद यहाँ से वो प्रस्थान करते हैं और इसी परंपरा के चलते 7 फरवरी को जूना अखाड़ा से लेकर दूसरे शैव अखाड़ों में इस तरह से कढ़ी पकौड़ी बांटी जाएगी। यह कढ़ी पकौड़ी लोगों में भी, श्रद्धालुओं में भी प्रसाद के रूप में बांटे जाने की परंपरा है। वहीं बात महाकुंभ से पंच अग्नि अखाड़े के प्रस्थान की करें तो श्री पंच अग्नि अखाड़ा 12 फरवरी तक महाकुंभ में रहेगा। 12 फरवरी को पूर्णमासी का पर्व स्नान है। श्री पंच अग्नि अखाड़े के साधु संत स्नान कर महाकुंभ से प्रस्थान करेंगे। महाकुंभ में बात अगर श्री पंच अग्नि अखाड़े की करें तो पंच अग्नि अखाड़े के नागा साधु और सन्यासी 12 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे।
12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान करेंगे, यानी पूर्णमासी के स्नान के बाद अग्नि अखाड़े के नागा सन्यासी संत महात्मा मंडलेश्वर महामंडलेश्वर काशी के लिए रवाना होंगे। अगर बात हम पंच अग्नि अखाड़े के करें तो यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मण ही नागा सन्यासी बन सकते हैं। इस अखाड़े के नियम बेहद कठिन माने जाते हैं। 15 फरवरी को तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा शिविर महाकुंभ मेले से हटेगा। तीनों प्रमुख अमृत स्नान हो चुके हैं, इसलिए अखाड़े के सभी नागा और सभी सन्यासी 7 फरवरी से प्रस्थान करेंगे। वहीं बात अगर तपोनिधि आनंद अखाड़े की करें तो आनंद अखाड़े के संत और नागा सन्यासी 15 फरवरी तक महाकुंभ के शिविर में रहेंगे। हालांकि आनंद अखाड़े के नागा सन्यासी निरंजनी अखाड़े के साथ ही अमृत स्नान करते हैं, लेकिन निरंजनी अखाड़े के 7 फरवरी को काशी जाने के बाद भी आनंद अखाड़े के तमाम नागा सन्यासी यहीं पर मौजूद रहेंगे और 15 फरवरी को पूरी तरह से काशी के लिए प्रस्थान करेंगे। 3 बैरागी अखाड़ों के महाकुंभ से जाने की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अखाड़ों के प्रमुखों के मुताबिक 7 या फिर 8 फरवरी को वैष्णव साधु महाकुंभ से रवाना होंगे। कुछ महात्मा खालसाधारी नागा लोग महाकुंभ में पूर्णिमा तक रहेंगे। काशी जाने से पहले अखाड़ों के शिविरों में जो धर्म ध्वजा स्थापित होती है, उनके बंधन ढीले करने की परंपरा है। धर्म ध्वजा के बंधन ढीले करने का मतलब होता है कि महाकुंभ संपन्न हो रहा है। 7 फरवरी से शैव परंपरा के अखाड़ों की काशी के लिए रवानगी होगी। हालांकि अन्य साधु संत महाकुंभ में बने रहेंगे। आपको बता दें कि काशी में महाशिवरात्रि के अवसर पर अखाड़ों का भव्य जुलूस निकाला जाता है। वो काशी में महादेव के दर्शन करते हैं। काशी में 7 अखाड़े होली तक रहेंगे। होली के बाद अखाड़ों के संत अपने अपने मठ मंदिरों में चले जाएंगे। ये परंपरा जगत गुरु शंकराचार्य जी के समय से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज सिटी। और महाकुंभ से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज में 12 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। 8वीं तक ऑनलाइन क्लासेस चलेगी। शिक्षकों को जाना होगा स्कूल, लेकिन क्लास जो है वो ऑनलाइन चलने की बात हो रही है। 12 फरवरी तक ऑनलाइन क्लासेस चलने वाली है। 8वीं तक ये ऑनलाइन क्लासेस होगी। हालांकि शिक्षकों को स्कूल जाना होगा और स्कूल से ही वो बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। एसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब अपना बयान दे दिया है। और देखिए, ये उपचुनाव में जिस तरह से अखिलेश ने खास तौर पर जो चुनाव आयोग है उनको टारगेट किया है। मिल्कीपुर उपचुनाव भले ही शांति से संपन्न हो गया, लेकिन सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उनकी भाषा पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग ठीक नहीं। जब अखिलेश चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना। जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है। ये कौन सा तर्क है? वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद सुभद्र पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब 2012 में डिम्पल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी। इनके समय 2014 के लोकसभा में आजमगढ़ और कन्नौज में क्या किया उसको याद करिए। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया।
अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही कि लोग कफन लेके आ रहे हैं, लकड़ी भी ले आते। तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन तब तो इन्होंने गुलाब का फूल दिया। किस प्रकार से कन्नौज लोकसभा में इनकी पत्नी निर्विरोध हुई, मुझे लगता है वो कला भी इनको बतानी चाहिए। जिन गांव से इनको वोट मिलना नहीं, उन गांव में लोगों को निकलने नहीं दिया जाता था। सब ने देखा है, सब जानते हैं। और किस प्रकार से इनके राज्य में पुलिस किस प्रकार का काम करती थी, वो भी सबको पता है। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर हार रही है, इससे अखिलेश बौखला गए हैं, तो वहीं कांग्रेस उपचुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगा रही है। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि उनको जो है वो जनता जनादेश नहीं देने जा रही है, और इसीलिए उसके बाद जो है वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ेंगे, और वो जनादेश का सम्मान नहीं करेंगे। मैं मानता हूं कि वहां पर बेईमानी की गई। आंख इलेक्शन कमीशन बैठा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हमें सूचना दी कि वहां बेईमानी। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि लोकतंत्र से जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर संवैधानिक संस्थानों को मजाक उड़ाने और लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।